नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते प्रोग्राम की। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से 31 मेंबर्स डेलीगेशन की बात करें तो कश्मीर के दौरे पर है और आज सुबह जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और उसके बाद क्या कुछ खास रहा, हमारे संवाददाता सैयद तजुम्मल की ये खास रिपोर्ट देखिए। 30 रुकनी पार्लिमानी डेलीगेशन की आमद के साथ ही आज शहर श्रीनगर में गहमा गहमी बहुत ज़्यादा रही। एक लोकल होटल में जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से मुलाकात करने के बाद कई एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की तिजारती अंजुमनों से है। सबसे बड़ी और अहम खबर, डॉक्टर जतिंदर सिंह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, क्योंकि दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जतिंदर सिंह और डॉक्टर अब्दुल्ला को इस बीच में इस तकरीब के हाशिए में मुख्तसर मुलाकात के दौरान भी देखा गया। उसके बाद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर आए तो उन्होंने अपना जो रवैया था उसमें कोई तब्दीली नहीं पाई और मीडिया से और कैमरा की चकाचौंध से बाहर आ गए। बगैर किसी बात के उन्होंने वहां से वापसी घर की तरफ की। यानी जो कुछ अंदर हुआ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज को हम पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ शायद ठीक ठाक नहीं रहा। इसी बीच में डॉक्टर जतिंदर सिंह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आज की मुख्तसर मुलाकात जो कि इत्फाकन हो गई है, इसके माने साफ निकाले जा सकते हैं। 4 अगस्त 2019 के बाद सियासी जमूद अब शायद टूटने लगा है और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियां मरकज़ यानी दिल्ली और श्रीनगर में बैठी लीडरशिप है, एक दूसरे से नाराज़गी दिखा रहे थे। या जम्मू की लीडरशिप या लद्दाख कारगिल की लीडरशिप, नाराज़गी का सिलसिला थोड़ा सा रुक गया है। अब चलते हैं दूसरे मौजू की तरफ। इस डेलीगेशन में आज किन डेप्यूटेशन से मुलाकात की? सियासी मुलाकातों के बाद जो सबसे बड़ी मुलाकात हुई वो कश्मीर चैम्बर्स के सरबराह आशिक हुसैन साहब की मुलाकात हुई। शेख आशिक हुसैन ने बाद में ज़रा इब्लाग को बताया कि एयर टिकटें इतनी महंगी है और जो नेशनल हाईवे पर मैकडेमाइजेशन, ब्लैक टॉपिंग जो लगातार की जा रही है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ और इंजीनियर्स के खिलाफ जो अभी तक इस नेशनल हाईवे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। ताहम शेख आशिक ने इत्मीनान का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर आकर हमने अब अपनी बात रखी कि टूरिज्म सेक्टर और बाकी ट्रेड जो हमारा है वो कितना नुकसान से दो चार है। देखने वाली बात होगी कि इसके रद्द अमल में जो पार्लिमानी वफद है वो किस तरह की इन नाराजगियों को दूर कर सकता है। उसके बाद हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के लीडरान की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि फिल वक्त हमारे पास 25 के बजाय 19 हाउस बोट इस वक्त फंक्शनल है और बड़ी तादाद में जो 2500 के करीब हाउस बोट यहाँ पे हुआ करते थे उनकी तादाद अब घट के रह गई, ये 2000 से कम है और 19 से 25 कुछ हाउस बोट ऐसे हैं जिनकी मरम्मत के लिए हाई कोर्ट ने अभी तक इजाज़तनामे नहीं दिए हैं। यूनाइटेड टूरिज्म फोरम ने कहा कि फौरी तौर पर जो एयर टिकटिंग है उसमें कहीं ना कहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से रब्ता कायम कीजिएगा और जो महंगी टिकटें 20,000, 25,000, 30,000 में बिकती है उसको कम किया जाना चाहे। ज़्यादातर फोकस नेशनल हाईवे यानी NH1 पे रहा और सब लीडरान ने, डेप्यूटेशंस ने, डेलीगेट्स ने कहा कि फौरी तौर पर ट्रेन सर्विस जम्मू और श्रीनगर के लिए जो तकरीबन रुकी हुई है, जिसमें 2022 का प्राइम मिनिस्टर ने डेडलाइन दिया है, उसे कबल उसको तैयार किया जाना चाहे ताकि एयर टिकट वालों की जो लगातार हमारी अपील है उन्हें दोबारा अपीलें न करनी पड़ी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के ताज विवानता में आज जो 31 मेंबरान का पार्लिमानी डेलीगेशन मुख्तलिफ डेप्यूटेशन से मिला, सबकी एक ही राय थी कि फ़िलहाल एयर टिकटें जो महंगी है उसको किस तरह से कम किया जाए और जम्मू श्रीनगर रोड को कैसे जोड़ा जाए। लेकिन यूनाइटेड फोरम ने फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया। देखने वाली बात होगी डॉक्टर अब्दुल्ला, जतिंदर सिंह और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करने के बाद पार्लिमानी डेप्यूटेशन जो है वो इन मुलाकातों को कितना ज़्यादा संजीदा लेते हैं। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मौसम की, जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। और जम्मू की बात करें तो साफ तौर पर सुबह और शाम धुंध देखने को मिलती है और वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कड़ाके की ठंड और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं। और हाल ही में मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन में जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है शुरू हो सकता है और मैदानी इलाकों की बात करें तो एक बार फिर से बारिश हो सकती है। देखिए हमारे संवाददाता इरफान फाजिल की ये खास रिपोर्ट।
वादी कश्मीर में चिलाई कलान और चिलाई कलान के साथ साथ मौसम को लेकर खबर, और इस वक्त की खबर यह है कि 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक वादी कश्मीर में फिर से बर्फबारी और बारिशों के इम्कानात है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इस बारी फिर से यही पेशन गोई की गई है कि लगातार जिस तरीके से चिलाई कलान में इस बारी काफ़ी बर्फ़ देखने को मिली और बारिशें भी हुई, अब एक और वेट स्पेल जो है वो दिखाई देगा। पीर पंजाल रेंज को लेकर बात करें, हिमालयन और साथ साथ जम्मू कश्मीर की लेह लद्दाख पहाड़ियों पर इसका असर दिखाई देगा और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी के इम्कानात है। इसके साथ साथ बात करें तो मौसम के हवाले से पेशन गोई ये भी है कि एयर ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भी खलल पैदा हो सकती है। साथ ही साथ अगर नेशनल हाईवे कौमी शहरा की बात करें तो उसमें भी इसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बारी जो प्रिडिक्शन की गई है बताया जा रहा है कि अच्छी खासी स्नोफॉल होगी। और दूसरे जानिब वादी कश्मीर के साथ ही बात करें तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा सर्दी की शिद्दत लहर, यानी काफ़ी ज़्यादा ऐसी लहर दिखाई दे रही है जिसमें ख़ास तौर पर रात भर -6-7 के करीब टेम्परेचर रहता है और सुबह सुबह देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन एटमॉस्फेयर, सड़कों पर फिसलन रहती है। पानी के हवाले से लोगों को किल्लतें काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ रही है। अब देखने वाली बात ज़रूर होगी कि अगले 24 घंटे में किस तरीके का जो है वेट स्पेल होगा और उस वेट स्पेल से क्या कोहरा, और साथ ही साथ अगर बात करें फॉग को लेकर या जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर बना है उससे लोगों को राहत मिलेगी, देखने वाली बात ज़रूर होगी। मगर मौसमी महकमियात का ये मानना कि अगले 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक वादी कश्मीर में फिर से बर्फबारी और बारिशों के इम्कानात। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कश्मीर के गांदरबल की, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों का यही कहना है कि अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पिछले 13 सालों से जो है ना कोई नया प्रोजेक्ट जो है पावर प्रोजेक्ट साफ तौर पर देखने को मिला और ना ही जो है पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें भी जो है अपग्रेड किया गया। हमारे संवाददाता सलीम वानी की देखिए खास रिपोर्ट। बात करेंगे गांदरबल जिले के मारूफ जो किसी चीज का मोहताज नहीं है, यहाँ के जो मेडिकल शोबे से भी वाबस्ते गए और सिविल सोसाइटी के चेयरमैन भी है डॉक्टर खुर्शीद साहब। बात करेंगे हम पावर प्रोजेक्ट जो गांदरबल में है 1955 से जो आज तक अपग्रेड नहीं हुआ है, और जो नए पावर प्रोजेक्ट की जो संग बुनियाद आज तक नहीं पड़ी है 12 सालों में, इन्होंने भी काफ़ी डेलीगेशन हर किसी एडवाइजर साहब को दी। उसी हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर खुर्शीद साहब से, उनसे जानना चाहेंगे कि कितना उन्होंने मेहनत आज तक किया है और उनका जो पॉइंट है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनसे जानना चाहेंगे। गांदरबल का जो पावर हाउस है वो दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पावर हाउस ऑफ गांदरबल। तकरीबन 50 साल पहले शुरू किया गया था और अब शायद जिस डिफंक्ट हो गया, पिछले कई साल से वो काम नहीं कर रहा है। अब जो नया पावर हाउस है उसके लिए 10 साल पहले अप्रूवल आई थी। उसके बाद साइट ऑफिस ने मेन टाउन में काम भी शुरू कर दिया था, ऑफिस शुरू हो गया था, स्टाफ भी वहां पे रिक्रूट हो गया था और जमीन की जो डिमार्केशन वो भी हो गई थी। लेकिन पता नहीं पिछले 10 साल से उस पर प्रैक्टिकली काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। हमने इस सिलसिले में जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे बहुत बार मिले, हम डिवकम साहब से भी मिले, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इसमें तवज्जो नहीं दिखाई। हम एक बार फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस पे जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए, ताकि जो यहाँ पे पावर की किल्लत है डिस्ट्रिक्ट में और सारी वैली में, इससे इसमें काफ़ी कुछ नरमी आ सकती है। एलजी साहब को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करना चाहिए कि जो भी मीटिंग है उसका आउटपुट क्या हुआ, उसके जो भी वहाँ पे फैसले हुए उसका फैसले इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। और दूसरा, ही शुड आल्सो कम टू द फील्ड एंड सी कि जो भी काम है डेवलपमेंट वर्क्स जो हो रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात करेंगे गांदरबल पावर प्रोजेक्ट की जो 1955 में गांदरबल में इंस्टॉल हुआ था, आज तक अपग्रेड नहीं हुआ है, क्या वजूहात है। उसी हवाले से हमने आज पूरे गांदरबल में यहाँ के जो लोकल सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उनसे भी बात की। अब हम बात करेंगे फार्मर एमएलए जो गांदरबल के इशफाक जब्बार, उसने भी काफ़ी मशक्क़त की थी। ये जो नया पावर प्रोजेक्ट है उसको भी इन काम स्टार्ट हुआ किया करते हैं, या जो पिछला वाला है उसको अपग्रेड किया। उसी हवाले से बात करेंगे इशफाक जब्बार से कि उनका पॉइंट क्या है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए क्या है, जो यहाँ के जो पहले दरबार भी हुए थे उसमें भी कोई अजाला निकला, तो उसी जानना चाहेंगे कि क्या पॉइंट है उसमें। देखिए, जहाँ तक न्यू 93 मेगावाट्स न्यू गांदरबल हाइडल प्रोजेक्ट की बात है,
1955 में गांधरबल पावर हाउस की इंस्टॉलेशन हो गई, लेकिन आज तक ये पावर हाउस अपग्रेड नहीं हुआ है। पूरी तरह से ये वीरान पड़ा। ये गांधरबल पावर हाउस प्रोजेक्ट इस डिमांड में है कि इस पावर प्रोजेक्ट को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के जो अफसरान हैं इनका भी आश्वासन था गांधरबल के लोगों के लिए। पीडीसी के अफसरान हैं, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर हो, चाहे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हो, हर बार ये आश्वासन दिया गया कि इस पावर प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सोनमर्ग जोजिला तक है, यहाँ सुंबल बारूसा तक है, यहाँ निशात हारवन की जो बाउंड्री है वहाँ तक है, लेकिन पावर प्रोजेक्ट को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया है। इसी हवाले से जो कंगन में भी पावर प्रोजेक्ट बना गया है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि उसका भी एक जो है सेक्टर है वो भी बैठा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जाए लोग तो किसके पास जाए, इसी का अजाला करने के लिए आज हमारी टीम गांधरबल पहुंची। तो इस पावर प्रोजेक्ट को देखने के लिए हम पहुंचे यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट की हालत भी वीरान है और यहाँ अंदर जो मशीनरी है वो भी वीरान है। अब यहाँ के लोगों के ये भी कहना है, गांधरबल ज़िले के जिन्होंने आज तक बहुत दरबारों में भी शिरकत की, बहुत बैक टू विलेज में भी शिरकत की, लेकिन आज तक उनकी बातों का किसी ने पूरी तरह से यही बोला गया कि आपके अपग्रेडेशन हो जाएगी, लेकिन आज तक जो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर ही रहा। अब यहाँ के जो एलजी साहब है उससे यहाँ पे लोगों की ये रिक्वेस्ट दरखास्त है कि इस गांधरबल पावर हाउस को अपग्रेड किया जाएगा। जो नया भी पावर प्रोजेक्ट बनने वाला था उसका भी यही आश्वासन 10 सालों से है कि अगले साल काम स्टार्ट होगा, लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब देखना ये चाहिए कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कितना कामयाब रहेगी। 4 सीएम जो पिछले 4 सीएम थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, किसी ने इस वादे को पूरा नहीं कर सके। लेकिन अब एलजी साहब के ऊपर ये निशान है कि ये वादा पूरा हो जाएगा 50 सालों के बाद भी, या वैसे ही चलते आ रहा जाएगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गांधरबल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पटन की, क्योंकि आज पटन में भी लोगों द्वारा नेशनल हाईवे बंद करके वहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता निसार की ये खास रिपोर्ट। आपके कहने पे अब रोड यहाँ पे रेस्टोर हो गया, क्या कार्रवाई हो जाए? यहाँ पे मेन पटन के लोगों ने जो रोड बंद किया था, वजह यही है कि इनका कहना है कि जो पीडीडी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो रहती नहीं है उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए इनको मखसूस रखा गया है। तो मैंने लोगों को यहाँ पे यकीन दहानी दिलाई है कि जो ही इनका पीरियड कर्टेलमेंट जो शेड्यूल होगा वो फॉलो किया जाएगा। इसी ज़िम्मन में मैंने तीनों एडब्ल्यूज जो हमारे मेन यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो ग्रिड के हों या पीडीडी के हों, उनको बुलाया है और जहाँ भी कोताही पाई जाएगी उसके ऑपरेट फोरम पे इस बात को ले जाएंगे और एक्शन तो जहाँ कहीं भी कोताही पाई जाएगी वहाँ तो एक्शन लिया जाएगा। मुझसे मेरे आने से पहले शायद कुछ हुआ है, वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरफ ही बिहेव करना चाहिए। हम लोगों के लिए यहाँ हैं, लोगों के काम करने के लिए यहाँ हैं। इसमें कोई गुस्सा या गलतफहमी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे बड़गाम की, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर अगर डीसी बड़गाम की बात करें तो आज वहां पर तैयारियों का जायजा लिया गया। हमारे संवाददाता अशरफ की देखिए ये खास रिपोर्ट। रिव्यू मीटिंग रखी हुई थी, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जितने आपके सब डिवीजन हेडक्वार्टर हैं, तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, सब पर जो नेशनल फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं वो ब्लॉक और तहसील में जहाँ अवेलेबल हैं वो हम पर सल्यूट लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो डीसी लेगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है इंशाल्लाह। बर्फ़ को भी मद्देनज़र रखा हुआ है। इस मीटिंग के फ़ौरन बाद मैंने जो स्नोफॉल के लिए क्लियरेंस के लिए अरेंजमेंट्स हैं वो भी रिव्यू की हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हम करें। फ़िलहाल तो हमने कल्चरल आइटम रखी हुई हैं, उनकी तैयारी चल रही है, तो देखेंगे लास्ट मोमेंट पर कोई इंस्ट्रक्शन आई तो अदरवाइज़ सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कल्चरल आइटम की जाएंगे। अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की बात करें तो डोडा में लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और लोगों ने जो है प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। और ऐसे में हमारे संवाददाता वसीम की ये देखिए खास रिपोर्ट। मैं एक स्कीम लॉन्च की, सेहत स्कीम, जिसमें गोल्डन कार्ड तकरीबन हर आदमी को दिया जाएगा, चाहे उसमें बीपीएल है या एपीएल है। उसी सिलसिले में हमने भी, चूंकि मैं इस वार्ड का काउंसलर हूँ, मैंने ये समझा
कि हॉस्पिटल में ये स्कीम जो है इनके कार्ड बनाए जाते हैं और वहाँ पे आज देखते हैं आप कि लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, लोगों की भीड़ ना हो कोविड के नज़र रखते हुए कि हम अपने घर पे, मैंने अपने घर पे ये कैंप लगवाया। मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, सुप्रिटेंडेंट साहब का शुक्रगुजार हूँ और सैमो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना आदमी यहाँ भेजा और हमने यहाँ पे ड्रम बीटिंग कराई ताकि तमाम लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इसका फ़ायदा ये है कि 5 लाख तक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी मुफ्त इलाज कर सकते हैं। अभी तक कितने कार्ड आपने इशू किए? अभी तक सुबह से 10-12 कार्ड हमने इशू किए हैं। अभी 11 बजे से, ये 11:30 से शुरू हो गया है। अब ये 2 दिन यहाँ पे कैंप लगेगा। तो कितना फ़ायदा इससे आम इंसान को हो सकता है? हमारी कोशिश है कि हमने अपने वार्ड के लोगों को, जहाँ बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं जितने भी हैं यहाँ, साथ साथ इस वार्ड के साथ जो बाउंड्रियाँ हमारी टच होती हैं, चाहे वार्ड 5 है, चाहे वार्ड 9 है, वार्ड 11 है, वार्ड 13 है या वार्ड 14 है, इससे ये फ़ायदा होगा खास करके जो गरीब लोग हैं जो अपना इलाज कर नहीं सकते, 5 लाख तक प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त हो सकता है। किस तरह का मैसेज होगा आम जनता को आपकी तरफ से? हमारा ये है कि तमाम लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये कार्ड, गोल्डन कार्ड बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। जिस तरह से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री की तरफ से सेहत स्कीम की इनॉग्रेशन की गई थी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और सेहत स्कीम के ज़रिए जो है एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा, चाहे वो APL वाले लोग हों या BPL वाले लोग हों, उन सब लोगों को दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। वहीं पे अगर हम ज़िला डोडा की बात करें, ज़िला डोडा के वार्ड नंबर 12 के जो काउंसलर हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उनने अपने घर के अंदर कैंप लगाया है गोल्डन कार्ड के रिलेटेड, और वहाँ पे जो वार्ड नंबर 12 के लोग हैं उन सब लोगों को वहाँ पे कार्ड दिए जा रहे हैं। वहीं पे कुछ लोगों से हमने बात की जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि काफ़ी अच्छा एक स्टेप उठाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। एक 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस एक इंसान को होगा, तो काफ़ी खुश नज़र आए वार्ड नंबर 12 के लोग। तो वहीं पे हमने काउंसलर से जब बात की, उनने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का और वहीं पे प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया किया कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 12 के लोग काफ़ी खुश नज़र आए। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सांबा की, जहां पर कुछ दिन पहले की बात करें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोगों की मूवमेंट देखने के बाद जो है वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया गया था। और उसके बाद अगर बात करें तो आज एक बार फिर से SOG पुलिस और CRPF द्वारा वहां पर एक बड़ा अभियान जो है चलाया जा रहा है, जिसमें बात करें 26 जनवरी की सुरक्षा को लेकर भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की ये खास रिपोर्ट देखें। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से आज सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में पुलिस, SOG और CRPF की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और ये सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये जो सर्च ऑपरेशन आज चलाया गया है सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में, जिसमें दरिया बसंतर की बात करें तो दरिया बसंतर के आसपास जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, ये सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, जिसमें चक दयाला की अगर बात करें, मनोहर गोपाला की बात करें, तो ये अलग अलग इलाके हैं जहां पर आज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको बताना चाहते हैं कि इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि 2 दिन पहले भी इसी तरह से कुछ संदिग्धों को देखे जाने के बाद सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में यह सर्च ऑपरेशन पहले भी चलाया गया था। और कहीं ना कहीं जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये अब किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में माहौल खराब करने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ लगते जितने भी इलाके हैं यहां पर सर्च ऑपरेशन आज भी एक बार फिर से चलाया गया है। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, तो संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन कई अलग अलग इलाकों में चलाया गया। और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लेकर अगर बात करें तो अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी और इस तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय चौकसी जो वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, ताकि जिस तरह से पाकिस्तान हर बार ये प्रयास करता है कि भारतीय सीमा में इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब चौकसी ये पूरी बढ़ा दी गई है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा, तो कहीं ना कहीं हम इससे यही कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो अलर्टनेस है इसलिए है ताकि पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की कोशिश कोई भी अगर होती है तो उसे जल्द से जल्द विफल किया जाए। उसी को लेकर एक बार फिर से आज कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाया गया है।
और पूरा इलाका जो है वो खंगालने का प्रयास हमारे सुरक्षा बलों द्वारा किया गया है। और ये भी देखा गया, ये भी पता लगाया कि कोई इस तरह की कोई जो संदिग्ध चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि हर बार जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो रिवर बसंतर की बात करें तो यहाँ इसके साथ साथ जितने भी इलाके हैं यहीं से जो आतंकवादी है वो क्रॉस होकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए 2 दिन पहले जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उसी सर्च ऑपरेशन को एक बार फिर से फॉलो किया गया है। दोबारा से आज ये सर्च जो वो अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और आपको ये भी अपडेट कर दें कि जिस तरह से रामबन में 2 आतंकवादी हथियारों के साथ पकड़े गए थे और उनके तार भी सांबा सेक्टर से जो वो जोड़कर देखे गए थे, जिस तरह से आईजी जम्मू ने ट्वीट भी किया था। और उसके बाद उन दोनों आतंकवादियों को कल देर शाम सांबा सेक्टर में लाया गया है और उनको उन स्पॉट्स पर लेकर जाया गया है जहां जहां से उनको हथियारों की खेप जो वो डिलीवर हुई है। लेकिन इसको लेकर भी हायर ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो उन्होंने कोई ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि उन दोनों आतंकवादियों को कल सांबा सेक्टर में लाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो वो जोड़कर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा। और उसी के संदर्भ में आज एक बार फिर से सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ इस सर्च ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है और आने वाले दिनों में ये सर्च ऑपरेशन हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं जब तक ये गणतंत्र दिवस हमारा अच्छे से संपन्न नहीं हो जाता, क्योंकि देश भर में इस समय गणतंत्र दिवस की तैयारी जो वो जोरों पर की जा रही है। और हमेशा से पाकिस्तान इस प्रयास में रहता है कि खलल जो वो भारत में डाला जाए, लेकिन इन सारे प्रयासों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से विफल भी करते हैं। और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट आगे होता भी है तो उसे भी पूरी तरह से विफल किया जाएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा। तो एक बार फिर से आज सांबा सेक्टर के रिवर बसंतर के साथ लगते जितने भी इलाके हैं, मनोर गोपाला है, चक दयाला है, या इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो भी इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से आज कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे कृषि कानून को लेकर। जिस तरह से पूरे देश में इस वक्त किसान जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आज कठुआ से भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ट्रैक्टर रैली लेकर जो कि दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे, पर आपको बता दें कि पुलिस ने जो है उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। देखिए हमारे संवाददाता सरबजीत की ये कठुआ से खास रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली बॉर्डर पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में कठुआ कांग्रेस ने भी आज उन किसानों का समर्थन के लिए आज दिल्ली कूच करना था, लेकिन उनको कठुआ की नगरी तहसील में पुलिस ने यहाँ पे रोक लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंकज डोगरा, जो सीनियर कांग्रेस नेता है। उनसे बात करेंगे किस प्रकार से वो यहाँ से कठुआ से दिल्ली कूच कर रहे थे और जिनको आज नगरी में रोक लिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या आज रैली निकाल के क्या संदेश देना चाहते हो और कहां आप कूच कर रहे थे? देखो, जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस के साथी और हमारे साथ काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं मजदूर और किसान हैं इस इलाके के। हम लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और अपने उन किसान साथियों के समक्ष जो 56 दिन में से वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, दिल्ली को घेरे हुए बैठे हुए हैं, और उनको ये साथ देने के लिए कि जम्मू कश्मीर के किसान भी आपके साथ पूरे तौर पर खड़े हैं और जो फैसला उन्होंने लिया है 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पे परेड करने के लिए, उसकी हिमायत के। तो चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे गुलमर्ग की, क्योंकि लगातार बात करें बर्फबारी के चलते पर्यटक जो हैं गुलमर्ग की ओर अपना रुख करें। और ऐसे में बात करें तो मुंबई से एक जो है क्रू जो है वहां पर पहुंचा हुआ है शूटिंग करने के लिए, और ऐसे में इशफाक डार ने जो है उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। क्रू जो है ये मुंबई से आया है, इनको यहाँ शूट करनी है। हमारा पहले भी इनसे राब्ता है, हम इनको ऑफर करते हैं ताकि कश्मीर के निखार को और हम निखार सके। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो शूटिंग अभी इस वक्त चल रही है, ये मुंबई से आए हैं और इसका मकसद यह है कि इन लोगों से फिल्म इंडस्ट्री को भी पता चले कि कश्मीर में क्या है, कश्मीर की खूबसूरती को निखारा जा सके और कश्मीरी को भी इसका फायदा हो सके। इसलिए हम इन लोगों को बहुत इज्जत से, इत्मीनान से यहाँ ऑफर करते हैं। ये भी अपना काम चलाते हैं, हमें हमारा काम भी चलता है इससे। मतलब होटल वाला हो, गाड़ी वाला हो, कोई मजदूर हो, स्लेज वाला हो, कोई भी हो, उनका रोजगार तो बढ़ ही जाता है। गुलमर्ग और कश्मीर, द्रंग, whatever you call, it's amazing, it's beautiful, it's out of the world. So our India is the best. You tell me, Siddharth, what do you feel about Gulmarg and Dras? द्रंग जैसे आप सामने देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है।
तभी हम यहाँ आए हैं। और And उसके I'll बाद tell every couple to visit this place and enjoy this place because this place is amazing. just because of a fall you Like, can see just right away, couples can enjoy. बहुत प्यारा वाटरफॉल है। और यहाँ का जो कावा है जो हमने पिया है वो बहुत ज्यादा कश्मीरी ज्यादा पसंदीदा सबको आया है जो हमारे साथ थे। कश्मीर है, जन्नत है, दूसरी जन्नत है। और ऐसी जन्नत है कि आप साल में हर साल यहाँ पे आके मिल सकते हो और कावा पी सकते हो यहाँ पे ऊपर बैठकर। जी, तो जो बाहर यहाँ के हालात के बारे में कहा जाता है, हाँ। क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, क्या लगा आपको यहाँ पर आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो दिखता है वो होता नहीं है, आपको आना है, यू हैव टू विजिट एंड देन यू हैव टू एक्सपीरियंस द प्लेस, देन यू कैन से एनीथिंग। बहुत सारी ऐसे अनदेखी जगह है जो लोग नहीं जानते और इसकी वजह से क्या है, हमें कुछ नया दिखाने को मिलता है। कश्मीर आपने जितना तस्वीरों में देखा होगा वो तो सिर्फ 10% है। आओ कश्मीर, रहो, घूमेंगे, तब आपको ऐसी अनदेखी तस्वीरें हमेशा जरूर देखने मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ही मैसेज है कि चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे ज्यूरिख हो, चाहे कुछ भी हो, अपना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ के लोगों में मोहब्बत है, यहाँ के आवाम में मोहब्बत है। आप आओगे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप अपने घर के बाहर शूट कर रहे हो। तो एक इंडस्ट्री से होने के नाते मैं हमेशा इंडस्ट्री वालों को यही बोलूँगा कि घर है तो अपना है। धारा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अब घाटी में आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो है यहाँ पर शूटिंग के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त हम द्रंग टंगमर्ग में मौजूद हैं और हम हमारे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर बम्बई से एक फिल्म इंडस्ट्री का छोटा सा एक क्रू आया है। यूँ कहेंगे कि वादी कश्मीर जो अपनी खूबसूरती से मशहूर है और उसको मजीद खूबसूरती को निखारने के लिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री को रागिब किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ के मकामी नौजवान का हाथ इसमें है, वो यहाँ पर इन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर वादी की तरफ रागिब कर रहे हैं। इशफाक डार, JK24 7 न्यूज़, ग्राउंड जीरो, द्रंग टंगमर्ग। तो आज के इस रिपोर्टर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।